नमस्कार, आप देख रहे हैं GNT स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महानायक की जीवन गाथा जिसकी जिंदगी से जुड़ी बहुत सी सनसनीखेज जानकारियों पर गहन पर्देदारी है। आज के खास कार्यक्रम में उस महामानव के जीवन से जुड़े रहस्यों को प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं जंगे आज़ादी के जिस महानायक के जीवन से जुड़े रहस्यों का उद्घाटन करने जा रही हूं, वो कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। जी हां, स्वतंत्रता संग्राम का वो महानायक, देश को आज़ाद कराने में जिसके योगदान को इतिहास के पन्नों में समुचित जगह नहीं मिली। पर आज के इस खास शो में मैं प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर जो सच बताने जा रही हूँ, उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दो 200 वर्षों की लंबी स्याह गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश फिरंगियों के जालिम चंगुल से आजाद हुआ, तो स्वतंत्रता संग्राम के सूरमाओं के बारे में चर्चाओं का लंबा दौर शुरू हुआ। दो 200 साल के लंबे अंतराल के बाद आजादी की खुली हवा में सांस लेने वालों का रोम रोम उन परवानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा था जिन्होंने जंगे आजादी के दौरान हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। चर्चा आजादी के उन महानायकों पर भी होने लगी जिनकी सदारत में आजादी की जंग लड़ी गई। इतिहास के पन्ने उनकी वीर गाथाओं से गुलजार होने लगे। दरअसल वो दौर स्वतंत्रता संग्राम के वस्तुनिष्ठ अन्वेषण से ज्यादा भावनाओं के उबाल का था। और भावनाओं की इसी ज्वार में इतिहास के पन्ने एक अद्भुत महानायक की गौरव गाथा से अछूते रह गए। आजादी के उस महानायक को दुनिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानती है। गुजरते वक्त के साथ जनमानस में जंगे आजादी से जुड़ी भावनाओं का ज्वार जैसे जैसे मध्यम पड़ने लगा, स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के ऐतिहासिक सच बेपर्दा होने लगे और इस बात की मांग तेज होने लगी कि इतिहास के पन्नों में सुभाष चंद्र बोस को वो विराट स्थान दिया जाए जिसके वो वाजिब हकदार हैं। They have distorted the history. They have spoken the half truth. Well, you see, we are not against Gandhiji's principle. Yes, he was the man who was responsible for bringing the national integration. But due respect and major respect should be given to Netaji, because it was because of Netaji and his INA that we got freedom on the 15th of August. जंगे आजादी में नेताजी का क्या योगदान था, ये सच ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एटली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के मेन सिग्नेटरी थे। एटली से जब पूछा गया कि आपने अचानक से भारत में अपनी औपनिवेशिक सत्ता समाप्त क्यों कर दी, तो एटली ने जो जवाब दिया था उसे जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल साल 1956 में एटली इंडिया आए थे और कलकत्ता के गवर्नर हाउस में 2 दिन का आतिथ्य लाभ लिया था। उस समय बंगाल के एक्टिंग गवर्नर और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने इटली के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में काफी लंबी मंत्रणा की और उनसे ब्रितानियों के भारत छोड़ने की असली वजह जानने की कोशिश की। जस्टिस चक्रवर्ती ने इटली से क्या सवाल पूछे और इटली ने उसका क्या जवाब दिया, ये बताने से पहले आपको बता दें कि जस्टिस चक्रवर्ती ने देश के तब के जाने माने इतिहासकार आरसी मजूमदार के पब्लिशर को 30 मार्च 1976 को चिट्ठी लिखकर पूरी जानकारी शेयर की थी।
साल 1978 में मजुमदार की किताब जीबानेर स्मृति द्वीप में जस्टिस चक्रवर्ती की चिट्ठी के मजमून को शामिल भी कर लिया गया। चिट्ठी में जस्टिस चक्रवर्ती ने जो लिखा था उसके मुताबिक इटली से मेरा सीधा सवाल था कि गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की आंच काफी पहले मध्यम पड़ चुकी थी और 1947 में ऐसी कोई नई स्थिति पैदा नहीं हुई जो आपको जल्दबाजी में भारत छोड़ने को मजबूर करती, तो आप क्यों वापस लौट गए? इटली ने अपने जवाब में कई कारण बताए, जिसमें से मुख्य ये था कि नेताजी की सैन्य गतिविधियों की वजह से इंडियन आर्मी और नेवी के जवानों में ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा घटने लगी थी। जस्टिस चक्रवर्ती ने चिट्ठी में यह भी लिखा था कि बातचीत के आखिर में मैंने इटली से पूछा ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने में गांधी के प्रभाव का कितना योगदान था। इस सवाल को सुनते ही इटली के होठ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुड़ गए और उन्होंने अपने शब्दों को धीरे धीरे चबाते हुए कहा, मिनिमल, यानी नहीं के बराबर। आजादी के वक्त जो शख्स ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, अगर वो साफ शब्दों में स्वीकार करता है कि सुभाष चंद्र बोस ने तत्कालीन आर्मी और नेवी के जवानों में ऐसा जोश भर दिया था कि वे ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने लगे और उसके बाद ब्रिटिशर्स का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था, तो सोचिए कैसा विराट व्यक्तित्व रहा होगा उस महामानव का। ये अलग बात है कि इतिहास के पन्नों ने न्याय नहीं किया नेताजी के साथ। The history pages should elaborately carry the works done by Netaji and his INA, and it should be very categorical in one particular fact which has been accepted today by the British government and also by Clement Attlee, the then Prime Minister of Britain, and Lord Louis Earl Mountbatten, that it was because of Subhash Chandra Bose and INA that India got liberated. आपको बता दें कि नेताजी का पूरा व्यक्तित्व इतना विराट, गूढ़ और अलौकिक है कि उसे संपूर्णता में समझने के लिए सामान्य नहीं विलक्षण बुद्धि चाहिए। क्या आपने सोचा है कि 23 जनवरी 1897 को जन्मे नेताजी की मृत्यु की गुत्थी इतने सालों बाद तक अबूझ पहेली क्यों बनी हुई है? उससे भी बड़ा और झकझोर देने वाला सवाल ये है कि जो सुभाष अंग्रेजों के लिए इतने खतरनाक बन गए थे कि उनकी वजह से उन्हें भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, तो उन्हें वो गिरफ्तार कर एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाए? सवाल ये भी कि जिस ब्रितानी हुकूमत ने हिटलर और जनरल टोजो जैसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, वही हुकूमत नेताजी के आगे घुटने टेक कर भाग क्यों खड़ी हुई? कुछ तो ऐसा था दिव्य अलौकिक उनके व्यक्तित्व में, जिसकी वजह से वो ब्रितानी साम्राज्य भी उनके आगे लाचार हो गया, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। नेताजी से करीबी तौर पर जुड़े लोगों का कहना है कि नेताजी गहन आध्यात्मिक साधना करते थे और साधना की वजह से उन्होंने कुछ दिव्य सिद्धियां हासिल कर ली थीं। नेताजी के बेहद करीबी और उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे S.A. अय्यर ने 1951 में छपी अपनी मशहूर किताब अनटू हिम अ विटनेस द स्टोरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन ईस्ट एशिया में लिखा है कि सिंगापुर में प्रवास के दौरान नेताजी मध्य रात्रि के बाद आरके मिशन के मंदिर में जाते थे और वहां ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाते थे, ये बातें सभी लोगों ने लिखी है। इनफैक्ट S.A. अय्यर जो उनके जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे और खुद क्रिश्चियन थे बाय द वे, वो उन्होंने भी अपनी किताब जो बहुत मशहूर किताब है उसमें उसने मेंशन किया। लेकिन ये बातें हर जगह है और ये कि उसके अलावा कि ये हमेशा सुभाष बोस ये अंग्रेजों की फैलों में भी आ रहा है और लोगों ने जो उनके आसपास थे उन्होंने बोला है, लिखा है उसके बारे में कि वो हमेशा एक गीता अपने पास में रखा करते थे और एक रोजरी की माला उनके पास में हुआ करती थी। स्पिरिचुअल पावर की लौकिक पैमाइश का कोई पैमाना इस दुनिया में नहीं है।
पर सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ तथ्यात्मक ऐतिहासिक घटनाक्रम उनके विलक्षण व्यक्तित्व की सरगोशी कर देते हैं। आपको बता दें कि तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने नेताजी को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में डाल दिया था। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। तत्कालीन गवर्नर जॉन हर्बर्ट को डर लगा कि भूख हड़ताल की वजह से जेल में ही अगर सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई तो भारत में 1857 जैसा विद्रोह शुरू हो जाएगा। इसीलिए हर्बर्ट ने 5 दिसंबर 1940 को एक एम्बुलेंस में सुभाष बोस को कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित उनके घर भिजवा दिया। लेकिन एल्गिन रोड स्थित उनके मकान नंबर 38/2 में राउंड द क्लॉक पुलिस का पहरा लगा दिया गया। यहां तक कि कुछ तेज तर्रार जासूस भी घर के भीतर ही तैनात कर दिए गए। ये जासूस नेताजी पर इतनी पैनी नजर रखते थे कि अपने आला अधिकारियों को ये तक रिपोर्ट देते थे कि सुभाष बोस ने किस चीज की दलिया खाई है और कौन सी सब्जी का सूप पिया है। लेकिन ब्रिटिश सरकार की पैनी निगहबानी के बावजूद 16 जनवरी 1941 की रात को 1:35 पर बांडरर कार BLA 7169 में सवार होकर नेताजी घर से निकल गए और ब्रिटानिया हुकूमत की सारी पहरेदारी, सारी जासूसी थरी की थरी रह गई। उनके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ कोई ऐसी चीज थी जो शायद किसी और में नहीं थी उस जमाने में, क्योंकि एक आदमी भारत से निकल करके, यही जनवरी का महीना था जब वो यहाँ से भारत से निकल करके वो ग्रेट एस्केप हुआ था कि यहाँ से कलकत्ता से सडनली गायब हो जाते हैं और खबर लगती है जब अंग्रेजों को, तो उस टाइम अफगानिस्तान पहुंचे, अफगानिस्तान में रह करके फिर वो वहां पे उनकी जान खतरे में होती है वहां पे कि पता चल गया तो वहीं मार देंगे, किसी को मालूम नहीं चलेगा नहीं। लेकिन वहां से निकल के वो इटालियन पासपोर्ट के थ्रू वो रशिया में जाते हैं। रशिया में क्या हुआ आज तक उसको किसी को नहीं पता, लेकिन वो 10 दिन तक रशिया में रहे हैं। रशिया, मॉस्को से फिर वो शायद जहाज के थ्रू वो बर्लिन पहुंचते हैं। सबसे दिलचस्प तो यह है कि नेताजी 16 जनवरी 1941 की मध्यरात्रि को ही निकल गए थे, लेकिन उनकी निगहबानी करने वाले इंटेलिजेंस के अधिकारी 27 जनवरी 1941 के अल सुबह तक अपने आला अफसरों को रिपोर्ट देते रहे कि सुभाष बोस क्या खा पी रहे हैं, कब सो उठ रहे हैं। पहरेदारी करने वाली पुलिस और निगहबानी करने वाले इंटेलिजेंस अधिकारियों के होश तो तब फाख्ता हुए जब 27 जनवरी 1941 को आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेरल्ड में नेताजी के गायब होने की खबर छपी। बाद में अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी नेताजी के गायब होने की खबर को ग्लोबल कर दिया। तत्कालीन वायसराय लिन लीथगो को जब सुभाष बोस के भाग निकलने की सनसनीखेज खबर मिली तो बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट पर आग बबूला हो गया। बहरहाल 16 जनवरी 1941 की दरमियानी रात को ब्रिटिश हुकूमत की नजरबंदी से निकलकर 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोइरांग में फिरंगी हुकूमत को परास्त कर इंडियन नेशनल आर्मी के तिरंगा लहराने तक नेताजी का सफर अनेक विलक्षण घटनाओं से भरा पड़ा है। जिसमें उनके महामानव होने के संकेत मिलते हैं। आप सोचिए कि नेताजी तब ना तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष थे और ना ही किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुखिया। फिर भी रूस गए तो वहां का शासक स्टालिन उनके साथ पूरी गर्मजोशी से मिला। जर्मनी गए तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हराम कर देने वाला हिटलर पूरे सम्मान के साथ नेताजी से मिला। जापान गए तो वहां का तत्कालीन पीएम जनरल तोजो पूरी आत्मीयता के साथ उनसे मिला। ये नेताजी के व्यक्तित्व की असाधारण विराटता नहीं तो और क्या था। उस आदमी के पास देने के लिए कुछ नहीं है उनको, जिनको जो उस टाइम पे दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत थी और सबसे शक्तिशाली लोग थे उस जमाने में। उन्होंने कम से कम 3-4 कंट्रियों को, जैसे फ्रांस को उन्होंने रगड़ दिया था। उन्होंने, जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो नाजी, जो जर्मनी का जो टॉप लेवल उस टाइम पे उनकी पीक थी पावर का, उस टाइम पे ये वहां जाते हैं और वहां के टॉप मोस्ट लोग, जो आप कह सकते हैं कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर हो गया, जो उनकी सीक्रेट पुलिस का चीफ है, उन सबसे मिले। और जिन जिन से वो मिले हैं वो सभी उनसे प्रभावित हुए, उनको लंबा लंबा टाइम दिया उनसे बात करने का, उनसे उन्होंने धार्मिक इनफेक्ट बातें उन्होंने से करी, उन्होंने कही उनसे।
इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस साल 1934 में जब ओरिएंटल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए यूरोप गए थे तो इटली का शासक मुसोलिनी भी उनसे पूरी गर्मजोशी के साथ मिला था। मुसोलिनी को तो नेताजी ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल की एक प्रति भी भेंट की थी। विडंबना यह है कि ऐसे दिव्य अलौकिक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में आधिकारिक तौर पर किसी को कुछ नहीं पता। ये एक रहस्य है जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी देशवासियों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु की थ्योरी के खिलाफ आज के दिन में कई साक्ष्य मौजूद हैं। अगर नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई तो कब, कैसे और कहां हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महानायक हैं जिनके व्यक्तित्व की अथाह गहराई से आज भी दुनिया काफी हद तक अनजान है। उनकी अद्भुत क्षमता, उनकी विलक्षणता, उनकी दूरंदेशिता, उनके वैचारिक स्तर, उनकी आध्यात्मिक गहराई को दुनिया के सामने लाने के लिए गहन शोध और पारदर्शिता की आवश्यकता है। हैरानी तो यह है कि उनकी मौत के राज पर आज भी गहन पर्देदारी है। उनकी मृत्यु को लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आती हैं, जिनमें मुख्य तौर पर 3 थ्योरी सबसे ज्यादा सार्वजनिक हैं। पहली थ्योरी, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में हो गई। दूसरी थ्योरी, रूस में अंग्रेजों ने उन्हें टॉर्चर करके मारा था। तीसरी थ्योरी, वो फैजाबाद में गुमनामी बाबा के रूप में रहते थे जिनकी मृत्यु 16 सितंबर 1985 को हुई थी। नेताजी की मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए मैराथन प्रयास करने वाले पत्रकार और रिसर्चर अनुज धर कुछ ठोस तथ्यों के आधार पर प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु की थ्योरी को सिरे से खारिज कर देते हैं। तो ये प्रभाशंकर मिश्रा ने अपने कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, मुझे क्या बताया उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर, मैं कोर्ट जो अपनी मेमोरी से रिकॉल कर रहा हूँ बड़ा क्लियरली, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि भारत सरकार के वकील ने एक्सेप्ट किया कि प्लेन क्रैश की थ्योरी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, कि उसमें एविडेंस जो है वो आपस में मिसमैच कर रहा है, आई विटनेस अकाउंट जो है कंडक्ट कर रहे हैं आपस में। तो उसने बोला भाई आप खुद ही एडमिट कर रहे हो कि ये प्लेन क्रैश में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब तुम कंफर्म नहीं है, उस पर इंक्वायरी करवाओ। प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु की थ्योरी के खिलाफ और भी कई साक्ष्य मौजूद हैं। महात्मा गांधी की निजी सचिव और दादा भाई नौरोजी की पौत्री खुर्शीद बेन नौरोजी ने 22 जुलाई 1946 को अपने जमाने के मशहूर अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर को एक खत लिखा था। इस खत में सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो लिखा गया था उसे जरा गौर से सुनिएगा। सुभाष चंद्र बोस अगर रूस की मदद से भारत आ जाते हैं तो गांधी जी देश को समझा नहीं पाएंगे। ये चिट्ठी डी क्लासिफाइड सरकारी फाइलों का हिस्सा है, इसलिए इस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस चिट्ठी से तो यही पता चलता है कि गांधी जी को भी पता था कि प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई थी। रूस में अंग्रेजों ने नेताजी को टॉर्चर करके मारा था, इस थ्योरी को स्थापित करने की कोशिश की है जनरल जीडी बख्शी ने अपनी किताब बोस द इंडियन सामुराई में। हालांकि इस थ्योरी को स्थापित करने के लिए जितने प्रामाणिक साक्ष्य चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में बचती है आखिरी थ्योरी गुमनामी बाबा की। इस थ्योरी को स्थापित करते हैं रिसर्चर अनुज धर। अनुज धर का दावा है कि इस बात के साइंटिफिक एविडेंस है कि गुमनामी बाबा दरअसल कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे, उसके पीछे एविडेंस की 3 कैटेगरी हैं। पहला आई विटनेस अकाउंट्स की, आई विटनेसेस जो थे जिनकी आप शक नहीं कर सकते, जिनका झूठ बोलने का मोटिव नहीं है, उन्होंने एडमिट किया है कि आपने सुभाष बोस था, हमने उसको देखा और उसमें से कुछ लोगों ने नेताजी को भी देखा था।
दूसरा, जो गुमनामी बाबा के पास जो कागज पत्रा मिला है, सामान जो वहाँ पे मिला है, उसमें जो करस्पॉन्डेंस, जो लेटर्स हैं, वो सारे ओरल अकाउंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सब लोग सुभाष बोस समझ के ही उनसे मिला करते थे। और ये लोग, उसमें से कई लोग फ्रीडम फाइटर थे, उनकी पार्लियामेंट में फोटो लगी हुई है। ऐसे ऐसे लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। और तीसरा, उसके बाद में कि फॉरेंसिक एविडेंस निकल के आता है कि उनकी जो गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग और कुछ दांत वहां से उठाए गए थे डीएनए टेस्ट के लिए, और हैंडराइटिंग टेस्ट करने के लिए हैंडराइटिंग सैंपल उठाए गए थे। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर 3 समितियां या आयोग बनाए। पहली 1956 में शाहनवाज समिति, दूसरी 1970 में खोसला आयोग और तीसरी और आखिरी 1999 में मुखर्जी आयोग। सबसे आखिरी में बने मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यूं तो गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस होने की थ्योरी को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया था, पर रिसर्चर अनुज धर का दावा है कि मुखर्जी आयोग के चेयरमैन जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी ने उनसे ऑफ कैमरा यह स्वीकार किया था कि गुमनामी बाबा का सुभाष चंद्र बोस से डीएनए मैच कर गया था। तो सरकारी लैबों ने तो रिपोर्टें दी कि नेगेटिव है। बाद में मालूम चला हमें इस बात का, और उस टाइम मालूम था हल्का हल्का, लेकिन बाद में खुल के सामने आ गया कि जस्टिस मुखर्जी ने खुद इस बात को हमें बताया बाद में कि ये इन्होंने झूठी रिपोर्टें दी है लोगों ने। और इनफैक्ट उन्होंने ये मुझे बताया, मेरे दोस्त को बताया, चंद्रचूड़ घोष, हम लोग इकट्ठे हम ये लोग रिसर्च करते हैं, और भी लोगों ने बताया इस बात को, और उनके वीडियो भी अवेलेबल हैं। पर हमें उन्होंने डायरेक्टली बताया कि मुझे फ़ोन आया था कि डीएनए मैच कर गया, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ और लिखा हुआ है। अनुज धर के इन दावों की पुष्टि कर सकने वाले जस्टिस मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। पर एक बात तो सत्य है कि गुमनामी बाबा जो भी हों, थे बड़े ही विलक्षण इंसान। आपको बता दें कि 1971 के वार में मेजर जनरल सुजान सिंह ओबन एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए युद्ध शुरू होने से पहले ही चिट्टागांव चले गए थे। युद्ध खत्म होने के 6 साल बाद साल 1977 में मेजर जनरल ओबन की लिखी एक किताब प्रकाशित हुई, द गुरुज ऑफ इंडिया। इस किताब में मेजर जनरल ओबन ने लिखा है कि बांग्लादेश में मैंने जो भी ऑपरेशन किया अपने गुरु सीताराम ओंकार नाथ ठाकुर महाराज के निर्देशन में किया। सीताराम ओंकार नाथ ठाकुर एक आध्यात्मिक गुरु थे और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1982 को हुई थी। सीताराम ओंकार नाथ ठाकुर को जानने वाले बताते हैं कि गुमनामी बाबा में उनकी अगाध आस्था थी। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के लिए रणनीति बनाने में गुमनामी बाबा का कोई हाथ था? काबिले गौर है कि जाने माने यहूदी जर्मन विद्वान एलेक्स आरोनसन जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस से कई बार मिले थे। एलेक्स आरोनसन ने अपने संस्मरण माय फ्रेंड द बैरिस्टर एंड अदर मेमोरीज में नेताजी के हवाले से लिखा है, भारत में ऐसे साधु महात्मा हैं जो होते कहीं और हैं और दिखते कहीं और हैं। सत्य अत्यंत विचित्र होता है, पर एक बात साफ है, वो ये कि नेताजी की मृत्यु जितनी रहस्यमय है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है गुमनामी बाबा की जिंदगी। जीएनटी स्पेशल में आज आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को जाना। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। अगली बार फिर से हाजिर होंगे खास पेशकश के साथ।